वेलकम सचिन। बच्चे लाइव हो चुके हैं आपसे मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए और थैंक यू गाइडेंस सर। जानने के लिए कि गेट में कैसे प्रिपरेशन करना है। तो आपने जैसे यहाँ पे ज्वाइन किया था 2019 और 20 में एग्जाम आपने लिखा था। तो यस 20 सर। का एग्जाम लिखा था आपने, 460 रैंक आपकी आई थी। तो यस उसके सर। बाद आपने ट्रिपल आईटी हैदराबाद का भी एग्जाम लिखा आपने और उसमें भी आप सक्सेस हुए और भी ट्रिपल आईटी में एमटेक आप कर रहे हैं। यस तो सर। आप सारी चीजें एक्सप्लेन करिए बच्चों को कि मतलब कैसे प्लान बना गेट का, थोड़ा सा शॉर्टकट में बता के, और कैसे प्रिपरेशन आपने किया, गेट में क्या हुआ, रैंक क्यों थोड़ी सी कम हुई, फिर हम ट्रिपल आईटी हैदराबाद में कैसे सक्सेस हुए और कैसा एमटेक चल रहा है। थोड़ा सा अपना जो जर्नी है, प्रिपरेशन की जर्नी, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर उसके बाद बच्चे अपना खुद का क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आपको आंसर देना रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग रेडी रहिए अपने क्वेश्चन के साथ। ठीक है सचिन, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके सर। तो हेलो एवरीवन। अब जैसे कि आप जान रहे हैं कि मतलब टाइम आ चुका है। अब अपने पास 8 महीने बचे हैं, कुल मिला के 250 दिन कुछ है अपने पास में। और होप आप सब अच्छे फिट हैं और गुड हेल्थ में अपने। तो प्रिपरेशन चालू करने का सबसे बेस्ट टाइम है अभी के हिसाब से। टेस्ट सीरीज वगैरह आ जाती है, मेडीजी की हो गई, अपनी टेक्स्ट बुक की हो गई, इन सब की टेस्ट सीरीज वगैरह आ जाती है, राइट। तो मैं थोड़ा अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बता देता हूँ कि मैंने क्या किया था इस टाइम पे, जब मई जून का टाइम चल रहा था। तो उस टाइम हमारी जो भी मतलब क्लासेस वगैरह चल रही थी, उतना याद नहीं है क्लासेस वगैरह कौन से सब्जेक्ट की चल रही थी। मोस्ट प्रोबेबली मतलब टीओसीडी वगैरह और ये सब चल रहे थे उस टाइम। और डीएसए, एल्गो, ये सब पहले अटेंड कर चुका था मैं, 4th सेम से ज्वाइन किया था। तो अभी जब मई का टाइम चल रहा था, तो मेरा एक ग्रुप था, 2-3 दोस्त थे उसमें, मेरे रूममेट्स लोग मेरे साथ ही प्रिपेयर कर रहे थे। मैं एक पीजी में रहता था। तो हम लोगों ने एक साथ मतलब प्लान वगैरह करना चालू किया था कि कैसे प्रिपेयर करना है, हर दिन कैसा जाएगा, हर महीना कैसा जाएगा। और फाइनली जब गेट का एग्ज़ाम फेब में नॉर्मली मतलब डेट आती है उसकी, तो अगर अपन फेब में एग्ज़ाम देंगे तो कैसे उसके लिए इतना लंबा टाइम जो बचा है उसमें प्रिपेयर कैसे करना है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी आती है स्ट्रेटेजी के लिए, कि अपन कैसे कैसे प्लान करें, कैसे स्ट्रेटेजी बनाएं अपनी, कि कैसे अपन डे टू डे बेसिस पे तैयारी करेंगे, टेस्ट कैसे देंगे। तो ये सब प्रॉब्लम अभी सबसे पहले आती है जब अपन प्लान करते हैं। तो इसके लिए अगर समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कहाँ से शुरू करूँ, तो सबसे बेस्ट क्या है कि फ़िल्टर आउट कर लो। जैसे मैंने क्या किया था कि मैंने फ़िल्टर आउट कर लिया कि कौन से सब्जेक्ट हमारे बचे हुए हैं, कौन से करंटली चल रहे हैं और कौन से हो चुके हैं। तो अब जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उन पे ज़्यादा ध्यान बिल्कुल मत दो, क्योंकि उनका जिम्मा सर के पास है, वो पढ़ाते हैं, सब कंप्लीट करवा देंगे, कोर्स एकदम टाइम पे हो जाता है, तो उसका इशू नहीं रहता। करेंटली जो सब्जेक्ट चल रहे हैं उस पे अपने आप को ये ध्यान रखना है कि डेली अटेंड करना है क्लासेस, क्लासेस एक भी मिस ना करो। इन केस अभी जैसी सिचुएशन है, अगर उसमें मिस हो भी जा रही है क्लासेस वगैरह, तो रिकॉर्डिंग्स वगैरह अवेलेबल होने लग गई है अब तो कोई इशू नहीं है ना। और डिले नहीं करो किसी भी चीज़ का, मतलब अगर रिकॉर्डिंग पॉसिबल है, अगर आज देख पा रहे हो तो आज ही के आज निपटा दो, अगर अगले दिन देख पा रहे हो तो उसी दिन निपटा दो। लेकिन सबसे बड़ी इशू क्या होती है कि प्रोक्रास्टिनेट करते हैं कि अरे हो गया, बाद में कंप्लीट कर लेंगे। मेरी एक गलती ये थी कि मतलब इनकम्प्लीट नोट्स जो थे, है ना, वो मैंने प्रोक्रास्टिनेट किए कि बाद में करेंगे, और वो एंड तक जो है अधूरे रह गए। तो ऐसी गलती आप लोग मत करना। और अभी फ़िलहाल रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है। और हाँ, अब बात आती है रिवीजन के लिए। तो जो सब्जेक्ट हो चुके हैं ना, वो आपका अभी सबसे मेजर फ़ोकस होना चाहिए। क्योंकि अगर मान के चलिए किसी के 4 या 5 सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे कोचिंग में, तो नोट्स सबके अच्छे से होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसी सब्जेक्ट के नोट्स बहुत अच्छे नहीं बने हैं और आपको लग रहा है कि हाँ, उसको दोबारा अटेंड करना पड़ सकता है, तो आप सर से पूछ लो कि उसकी क्लासेस आगे होंगी या नहीं होंगी। अगर होती हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं होती है तो आई गेस रिकॉर्डिंग उसकी भी अवेलेबल है अभी, तो कोई इशू नहीं है उसके लिए। हाँ, और एक और चीज़ ये कि आप जब नोट्स वगैरह सब बना रहे हो, तो इतना अच्छे से बनाओ कि आपको सेम चीज़ को दोबारा ना पढ़ना पड़े। अभी हमारे साथ में इशू क्या हुआ था कि क्लास में अपन पढ़ लेते थे, लेकिन उसके बाद अगर रिवीजन टाइम पे नहीं करते थे और क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस नहीं करते थे, तो क्या होता कि बाद में सब भूल जाते। अब उस सब्जेक्ट को वापस से उठा रहे हैं तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है, और एक तो रिवीजन करने में टाइम लग रहा है, ऊपर से फिर दूसरे जगह से रिफर करना पड़ रहा है कि मतलब
कहीं से मतलब नोट्स वगैरह के बजाय मतलब इंटरनेट से अपन वीडियोस वगैरह देख के फिर समझते। तो वो काम आप लोग मत करिए। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को कोचिंग में कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये मेक श्योर करिए कि उसके बाद में उस सब्जेक्ट को उसी टाइम रिवीजन में लाके एंड उसके साथ अभी गेट ओवरफ्लो सॉल्व अगर नहीं चालू करना, मतलब चालू नहीं किए होगा तुम लोग, तो गेट ओवरफ्लो वगैरह सॉल्व करना चालू कर देना। तो अगर सपोज कि डीएस का सब्जेक्ट कभी कंप्लीट हो गया है और अभी करंटली एल्गो चल रहा है, तो अब डीएस के सब्जेक्ट को अपन को रिवाइज करना है, एल्गो का सब्जेक्ट करंटली चल रहा है, वो तो क्लास अटेंड करनी है, उसका नोट्स बनाना ही है। तो डीएस के सब्जेक्ट के जो गेट ओवरफ्लो है ना, उसको तुम लोग लगाना चालू कर सकते हो। अगर साथ साथ तुम लोग क्वेश्चंस वगैरह भी लगाते जाओगे तो सब्जेक्ट में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो जो भी सब्जेक्ट का अगर तुम्हारा कोचिंग में कंप्लीट हो जा रहा है, तो उसके बाद उसका सीधा गेट ओवरफ्लो बनाना चालू कर दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दो। और अभी टेस्ट सीरीज भी आएंगी, तो अब जैसे हम लोग के टाइम पे मैंने मेडिजी, एस और अपनी आई गेट की टेस्ट सीरीज ली थी। तो अभी सबसे बड़ा इशू क्या होगा ना, कि टाइम आपके पास बहुत है। आपको लगेगा कि हाँ अभी तो 8 महीने हैं प्रिपरेशन के लिए, बट दिन कैसे कट जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मतलब आप भले कितने टैलेंटेड हो, आपसे कितनी जल्दी चीज़ें बन जाती हो, वो मैटर नहीं करता। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो मतलब आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगा अच्छा स्कोर करने में। तो मेरे हिसाब से अगर अभी से कंसिस्टेंटली अपने आप को बैठा के डेली 2 से 3 घंटा भी अगर आप देते हैं, तो कहीं नहीं, मतलब रैंक कहीं नहीं जा रही है, वो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे उसमें भी। और हाँ, डिसिप्लिन की बात हो गई, और फिर एक सेल्फ रूल अपने आप में बनाओ। जैसे मेरे टाइम पे क्या था कि जब टेस्ट सीरीज आती थी आई गेट की अपनी, तो आई गेट की वीकली बेसिस पे सर हमेशा टेस्ट सीरीज निकालते थे, संडे टू संडे। तो मैंने एक सेल्फ रूल क्या बना लिया था कि सर जैसी टेस्ट सीरीज निकालेंगे उसके उसी दिन या अगले दिन में उस टेस्ट को दे के आ जाऊंगा, चाहे मेरी प्रिपरेशन कितनी भी हुई हो, वो मैटर नहीं करता। तो उस सेल्फ रूल से क्या हुआ कि भले कभी कभी ऐसा होता कि हाँ कोई सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाता था तो उसका टेस्ट दे दिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता कि कोई सब्जेक्ट में प्रिपरेशन हुई ही नहीं है। लेकिन अब देखो गेट का एग्जाम जब होगा, अगर उसका डेट फिक्स हो जाएगा, तो उस टाइम आप ये थोड़ी ना कह पाओगे कि नहीं अभी तो गेट का एग्जाम का डेट मतलब चेंज हो जाएगा या फिर चेंज होना चाहिए, मेरा प्रिपरेशन पूरा नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि आपका एंड तक प्रिपरेशन पूरा हुआ ही ना हो, लेकिन गेट का एग्जाम तो उसी दिन होना है ना। तो आपको अपने आप को इस आदत में ढालना पड़ेगा कि आप जिस टाइम पे जो चीज डिसाइड कर रहे हो उसको उसी टाइम आपको निपटाना भी है। तो अगर टेस्ट जो है शेड्यूल है कि हाँ हर हफ्ते टेस्ट आ रहे हैं, तो आप अपना एक सेल्फ रूल बना लो कि हाँ मैं एक दिन बाद टेस्ट देके आ जाऊंगा या फिर 2 दिन बाद टेस्ट देके आ ही जाऊंगा, चाहे मेरी कितनी भी प्रिपरेशन हुई हो, वो मैटर नहीं करता। मार्क्स अगर खराब आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता। मतलब डिमोटिवेशन डेफिनेटली आता है, पर अगर अपने आप को मोटिवेटेड रखना है तो सिंपल उसका फंडा यही है कि जो भी मार्क्स आपके कम आ रहे हैं ना, आप उसको नेगेटिव वे में मत लो कि मेरे मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं, मैं प्रिपेयर किया था मेरे मार्क्स फिर भी नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आप इसको नेगेटिव वे में लोगे ना तो लर्निंग नहीं हो पाएगी। अगर पॉजिटिव वे में लो, सपोज कि 100 मार्क्स का पेपर था और आपके 20 मार्क्स है, और आप देख रहे हो कि बाकी बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, मतलब किसी के 60-70 भी आ जा रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टेस्ट में, तो आप ये देखो कि उस पर्टिकुलर पेपर की इंपॉर्टेंस कितनी है। वो पर्टिकुलर पेपर आपको 80 मार्क्स की लर्निंग प्रोवाइड कर देगा। हो सकता है आपने सब्जेक्ट को पढ़ा था, लेकिन क्या पता आपने उतना अच्छे से नहीं पढ़ा कि मतलब आपको वो क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आप अब केवल उसी पेपर से इतना कुछ सीख सकते हो कि आगे आने वाले पेपर में डेफिनेटली आपका 20 से 30 या 40 तो डेफिनेटली पहुंच ही जाएगा। तो ये पॉजिटिव अप्रोच रखना बहुत जरूरी है। और मोटिवेशन बनाए रखने के लिए सबसे बेस्ट है कि अपना काम करो। मतलब ये है कि जैसे अगर सर पढ़ा रहे हैं और किसी दिन सर पढ़ाएंगे नहीं, मतलब पढ़ाना चाहते हैं लेकिन पढ़ा नहीं पा रहे, तो क्या होता है ना, जब अपना काम नहीं होता है ना तो बहुत इन दी एंड ऑफ द डे ऐसा लगता है, रिग्रेट होता है कि यार मैं कर सकता था लेकिन मैं कर नहीं पाया। तो सेम अपनी पढ़ाई में भी है। अगर अपन को डेली पढ़ना है और अपन चाह के भी नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो वो एंड इन दी एंड ना डिमोटिवेशन बन जाएगा अपना, कि मतलब यार आज तो पढ़ाई नहीं हुई, अब तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहला थॉट मतलब मेरे दिमाग में यही आता था कि कहाँ पढ़ाई वढ़ाई कुछ हो नहीं रही, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जिस दिन बहुत अच्छी पढ़ाई होती तो उस दिन मोटिवेशन भी हाई हो जाता था कि आज तो मस्त पढ़ाई हुई है, ऐसी डेली पढ़ूंगा तो मतलब बहुत बढ़िया निकल जाएगा। तो मोटिवेशन ऐसे बनता है।
दूसरा सोर्स होता है मोटिवेशन का। अपन जैसे जैसे सर टाइम टू टाइम गाइडेंस के लिए सीनियर्स को बुलवाते हैं और मोटिवेशन के लिए देते रहते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन वगैरह ये सब, है ना? तो वो सब सेकेंडरी सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। प्राइमरी सोर्स ऑफ मोटिवेशन अंदर से होना चाहिए। तो अगर आप डेली पढ़ाई करोगे तो आपका मोटिवेशन ऑटोमेटिक हाई रहेगा, आपको लगेगा ही नहीं कभी। तो और कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंस बनाओगे तो अब कोई सब्जेक्ट चल रहा है, उसमें अगर आपको डाउट्स है तो आप वो क्लियर नहीं कर पाओगे। तो आपको अपना ये मेंटेन करके रखना है कि हाँ, डरना नहीं है किसी भी चीज़ को। सामने जो सर पढ़ा रहे हैं उनको एज़ अ फ्रेंड ट्रीट करो। मतलब मैं कभी भी डरता नहीं था कि मतलब सर से डाउट पूछने में नहीं डरा मैं कि भले कितना ही सिली डाउट हो। वो मतलब सर डाँटते भी थे, मतलब क्लास में डाँट भी देते थे कि मतलब क्या डाउट पूछ रहे हो, या फिर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके भी बोल देते कि मतलब ये बन नहीं रहा है तुमसे करके। तो ठीक है, क्या दिक्कत है? अभी नहीं बन रहा ना, बनाना तो गेट के एग्ज़ाम पे है कि नहीं? तो यही है, बस अपने आप को मोटिवेटेड रखो और टेस्ट सीरीज़ के लिए भी वही सेम चीज़, सेल्फ रूल एक बनाओ कि मेरे को देना ही देना है। बिल्कुल मत डरो कि मार्क्स कैसे आ रहे हैं, क्योंकि करंट सिनेरियो पे अगर आपके मार्क्स 0 भी आ रहे हैं ना, तो बस आपको उससे थोड़ा बढ़ाते जाना है बस, और डे टू डे बेसिस पे आपको बस इम्प्रूव करते जाना है। तो तो सचिन, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, तो मतलब कैसे प्लान बनाते थे उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में? कब आप मानते थे कि ये सब्जेक्ट मेरा 100% कंप्लीट हो गया है? मतलब बच्चों को डाउट रहता है ना कि यस कब सर। हम माने कि हमारा ये सब्जेक्ट अब हो गया है। तो आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि सब्जेक्ट हो गया हमारा? तो ऐसे कभी नहीं लगेगा कि सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं। मतलब हमेशा एक रिवीजन करने के बाद में या फिर गेट ऑफ लगाने लगाने के बाद में लगेगा, अरे अभी तो ये पढ़ा था और मैं भूल गया इस चीज़ को। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस सा है, मतलब ये चीज़ पहले रियलाइज़ नहीं हुई थी, बट बाद में जब अपन करते गए, मतलब कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते गए। सपोज़ कि मैंने एल्गोरिदम पकड़ा, एडा पकड़ा अपना, और उसको मैं रिवाइज़ कर लिया। तो पहले नोट्स उसके मैं पढ़ता अच्छे से, और उसके सर क्लास में जो क्वेश्चंस कराते थे जो अपने नोट्स में लिखे होते थे, उनको बनाता। फिर उसके बाद मैं गेट ओवरफ्लो अटेम्प्ट करता। तो उसमें फिर गेट ऑफ फ्लो में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बनते, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो नहीं बनते, उनको मार्क करके रखता। उसके बाद में फिर उनको फिर अटेम्प्ट करता। तो ऐसे फिर मतलब एक ये साइकिल सा बनता। तो एक बार मैं मान के चल लेता कि हाँ, एल्गोरिदम का एक सब्जेक्ट पहले मैंने कवर कर लिया। अब अगली बार कोई दूसरा सब्जेक्ट उठाऊंगा। अब ऐसा है कि एक दिन में सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। हाँ, क्या बुक्स भी फॉलो करते थे सब्जेक्ट को पढ़ते समय? हाँ, मतलब बुक्स के लिए ऐसा है कि मुझे फॉलो नहीं करना पड़ा। जनरली नोट्स में सब कवर हो जाता है, और सही में मतलब कोई ऐसा ऐसा चीज़ लगा नहीं कि कुछ मिसिंग है। मतलब आप क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट करोगे, नहीं बनते तो सॉल्यूशन देखना, उसका कुछ ना कुछ नोट्स में एलिमेंट ज़रूर मिल जाएगा। हाँ, कुछ-कुछ सब्जेक्ट्स में जहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन रहते हैं, जिसको सर भी बता देंगे कि हाँ, इस चीज़ के लिए बुक पढ़ सकते हो। तो वो पोर्शन पे जैसे थोड़ा बहुत मैंने बुक पढ़ी थी। जैसे डीबीएमएस में थोड़ा मैंने ट्रांज़ैक्शन वाले पार्ट में मेरे को थोड़ी दिक्कत होती थी, तो ट्रांज़ैक्शन मैंने पढ़ा था डीबीएमएस का बुक से। और सीएन में एप्लीकेशन लेयर जो है उसको बुक से पढ़ा था, सर ने बोला था उसको पढ़ने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कुछ चीज़ें जो थ्योरेटिकल सी थी, जो थ्रेड वगैरह हो गए ये सब के बारे में, तो इसको थोड़ा बुक से पढ़ लिया था। तो एकदम कुछ-कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स जो थे, जो मतलब थ्योरेटिकल थे, और सर खुद भी बोल देंगे उस चीज़ को कि मतलब बुक से रिफ़र कर लेना। तो बस उन्हीं चीज़ों को बुक से रिफ़र करनी पड़ी थी, और मेरे हिसाब से और अलग से कुछ नहीं रिफ़र किया था। तो जैसे आपने टेस्ट स्टार्ट हमको लगता है जुलाई से किए थे आप लोग, यस सर। जो मतलब एक सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज सब्जेक्ट टेस्ट देना। यस सर। ठीक है, तो फिर आपका जो सिलेबस था, मुझे याद है अक्टूबर तक हमने कंप्लीट कर लिया था। यस सर। तो आपके मॉक टेस्ट देना कब से स्टार्ट किया और कितने टेस्ट दिए आप? कितने मॉक टेस्ट दिए होंगे? ठीक है, सर क्या मॉक उसके लिए क्या प्लानिंग रहती थी आपकी? ओके, ओके। तो जैसे जब जुलाई में सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट चालू हुए थे अपने आईगेट के, तो प्लान ऐसा था कि जैसे-जैसे आईगेट का जो भी टेस्ट सीरीज़ का डेट आता था, तो उसके अकॉर्डिंग अपन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर भी करते जाते थे, तो अलग से ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी बनाना नहीं पड़ा। सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट हो रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते जाओ। और उसके बाद में जब मॉक की बारी आई थी, तो मॉक मैंने अराउंड 15 दिसंबर के बाद चालू किया था। तो उसमें पहले मैंने अल्टरनेट 2 या 3 दिन में 1 मॉक देना चालू किया था। तो जैसे अब मॉक देते हैं अपन, तो
एक बार जब पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाता है, उसके बाद में अपन को उस पेपर को अच्छे से एनालिसिस करना होता है। उसमें जो क्वेश्चंस बने, जो क्वेश्चंस नहीं बने, उनको देखना होता है और उनको फिर री-अटेम्प्ट करना होता है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको रिविज़िट करना पड़ता है। तो उतना टाइम मैं देता था कि मतलब पहला पेपर दे दिया तो दूसरे पेपर के पहले पेपर का पूरा एक एनालिसिस कर लूँ और उसमें जो भी मतलब क्वेश्चंस वगैरह हैं, उनको री-अटेम्प्ट कर लूँ। तो ऐसे फिर जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो 2 दिन 3 दिन से जो गैप है वो फिर कम होके 1 दिन हो जाएगा। कभी-कभी आप एक ही दिन में 2-2 मॉक्स भी दे पाओगे। तो ऐसे करके मतलब मैंने 25-26 कुछ मॉक्स दिए थे सर। तो जैसे बच्चों मैं आपको बताऊँ सचिन के बारे में, सचिन बीआईटी दुर्ग से पास आउट है 2020 के अंदर में। और इनके फ्लैट में जैसे लोग 3 से 4 लोग एक साथ में रहते थे। गौरव देवांगन के साथ में था, इनका फ्रेंड था, रूम पार्टनर था। और आपने एक नाम सुना होगा, क्या बोलते हैं अपने रमन रमन रमन, पटेल। हाँ रमन पटेल। रमन पटेल भी इनका फ्रेंड था और तीनों का गेट में हो गया, ठीक है, मतलब 1000 में सभी ने रैंक बना ही लिया। तो गौरव का एडमिशन एचएसआईटी बॉम्बे में हो गया, सचिन का ट्रिपल आईटी में हो गया। और चूंकि रमन का जो टारगेट था वो पीएसयू की तरफ ज्यादा झुकाव था, तो उसको जॉब लग गई यहाँ पर सीआईएल के अंदर में, कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर में इस साल। अभी ज्वाइनिंग नहीं आई है, ज्वाइनिंग भी आ जाएगी, मतलब इंटरव्यू क्लियर हो गया है, तो ज्वाइनिंग भी उसको मिल जाएगी जल्दी से जल्दी। तो ऐसा जैसा आप देख पा रहे हैं ना कि तीनों दोस्त एक साथ रहते थे, एक साथ पढ़ाई करते थे, एक साथ कोचिंग में आते थे और तीनों ने गेट निकाल लिया, ठीक है, मतलब रुकना नहीं पड़ा इनको, इनको ड्रॉप नहीं लेना पड़ा, बस प्रॉपर तरीके से उन्होंने अपनी तैयारी की, ठीक है। तो आप लोग भी कर सकते हो। सचिन, कब आपको फील होने लगा कि अब मेरा गेट में हो जाएगा, एटलीस्ट मैं 500 के अंदर में तो आ ही जाऊंगा, ये चीज कब से फील होने लगा? क्या स्टार्टिंग से हो गया था, तुमको लगता था कि आ ही जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं एक इंसिडेंट शेयर करूँगा। जब सीडी का सब्जेक्ट सर पढ़ा चुके थे, उसके बाद एक टेस्ट हुआ था और वो टेस्ट जो था उसमें अराउंड 120 या 130 बच्चे लोग बैठे थे, दिए थे उस टेस्ट को। सीडी का पर्टिकुलरली टेस्ट था और उस टेस्ट में मेरा जो रैंक था वो 110 आया था। मतलब ये आई थिंक जुलाई के टाइम की बात है, जब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट वगैरह चालू हुए थे। तो जब करंट कोई सब्जेक्ट खत्म हुआ और इतना खराब मार्क्स आए थे तो डेफिनेटली डिमोटिवेशन हुआ था कि तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगा था कि मतलब अंडर 500 रैंक आ जाएगा या फिर अंडर 1000 रैंक आ जाएगा। उस टाइम तो बिल्कुल फील नहीं हुआ था। पर हाँ, जैसे कि अपने आईगेट का एक मंत्र है एक तरह से, जो सर बोलते रहते हैं, लगे रहो लगे रहो। तो बस ये दिमाग में बैठा लिया था कि मार्क्स मैटर नहीं करते। और सर भी बोलेंगे जब आप टेस्ट वगैरह दोगे तो सर भी बोलेंगे कि मार्क्स पे ज़्यादा ध्यान मत दो, इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दो, आपका रिवीजन कंटिन्यूस होते रहना चाहिए और प्रैक्टिस डेली होते रहनी चाहिए। तो बस वो दिमाग में एक चीज़ बैठा रखी थी कि अभी मार्क्स नहीं देखते, अभी बस प्रैक्टिस करते जाते हैं। फिर जब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने लगा तो टेस्ट सीरीज जब जब आई गेट के अपन टेस्ट देते थे तो उसमें धीरे धीरे रैंक भी ऊपर ऊपर बढ़ने लग गई एंड टॉप 20 में आने लगा। और फिर लास्ट लास्ट के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में टॉप 10 टॉप 5 में भी एक आध बार कभी कभी फर्स्ट भी आ जाता था मतलब। तो बस पॉजिटिव रहना मेरे लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि मैं डीमोटिवेट बहुत इजीली नहीं हो जाता था। कि मतलब कभी भी कोई मेरे से पूछता कि प्रिपरेशन कैसे चल रही है, मैं खुशी खुशी बोलता था कि हाँ मजे से चल रही है और देखेंगे जो होगा। तो और एक चीज ये भी है, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो ये मैटर नहीं करेगा कि एंड में आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। बस आपको लगेगा कि हाँ बस मेरे को अच्छा परफॉर्म करके आना है। तो सेम मेंटेलिटी से मैं जाता था और बस। गेट में तो है ही कि आपको कंसिस्टेंसी लगे रहना पड़ेगा, कंटिन्यूअस लगे रहना पड़ेगा। तो सचिन लोगों को जो बेनिफिट मिला है वो कंटिन्यू लगे रहने से है, कि इन्होंने कभी अपने टाइम को बर्बाद नहीं किया। मतलब एक टारगेट था, आईआईटी जेई नहीं निकला था, तो ये टारगेट था इनका कि हमें गेट निकालना ही है। क्योंकि इनके पेरेंट भी, इनके मम्मी पापा भी मुझसे मिलने आए थे यहाँ पर भिलाई के अंदर में, और गेट से पहले आए थे, जब गेट का एग्जाम नहीं दिए थे उससे पहले आए थे। यस सर। और मतलब एक था उन लोगों का भी मन में था कि ये कर लेगा, मतलब मेहनत तो कर रहा है, मतलब उनको भी कॉन्फिडेंस था इसको लेकर, और उसने भी अपने आप को साबित किया कि हाँ ठीक है मैंने कर लिया। तो सचिन, नेक्स्ट यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुमसे कि यहाँ पर ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में, कि जैसे आपका रैंक 400 समथिंग था, तो इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज मिली? जैसे आपका जनरल कैटेगरी था, ठीक है, तो आपको आईआईटी की तरफ से क्या मतलब पॉसिबिलिटी मिली थी वहां पर जाने के लिए? और फिर उसके बाद हमने ट्रिपल आईटी हैदराबाद ही क्यों चूज किया? और जैसे सचिन मैं बताऊं, आपका सीआईएल में भी रिटन टेस्ट क्लियर हो गया था,
यस सर। ठीक है, तो फिर आपने सीआईएल की तरफ नहीं गए, आप अपना एमटेक ही कंटिन्यू रखा है। अभी तो प्लेसमेंट तो स्टार्ट नहीं हुआ है कॉलेज के अंदर में। तो वो थोड़ा-सा बताइए कि क्या मतलब रिजल्ट आने के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिली आपको? फिर आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद क्यों चूज़ किए और सीआईएल? तो एक डाउट और है कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए हमें क्या प्रिपरेशन करना पड़ता है? क्या सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है? उसका पैटर्न क्या है? तो सबसे पहले ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में बता देता हूँ और गेट की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बता देता हूँ। तो गेट जब आपका क्लियर हो जाता है, आप अंडर 1000 रैंक ले आते हैं, अंडर 1500 रैंक ले आते हैं, तो आप ये एश्योर हो जाइए कि अच्छे कॉलेज में आपको पढ़ने मिल जाएगा और प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे लग जाएँगे। तो इसकी टेंशन अब नहीं रहेगी। और बाकी फिर जब जैसे अंडर 500 रैंक आ गई थी, तो मैं इस मामले में एश्योर हो गया था कि हाँ, ट्रिपल आईटी बैंगलोर मेरे को मिल जाएगा। और जहाँ तक कि मतलब जब टाइम था, मतलब एडमिशन के टाइम चल रहे थे, तो मैं ट्रिपल आईटी बैंगलोर में एडमिशन ले भी चुका था। और क्योंकि कोविड के कारण हैदराबाद का एग्ज़ाम डिले हुआ था। नॉर्मली अप्रैल में हैदराबाद का एग्ज़ाम हो जाता है, बट कोविड के कारण जैसे इस साल भी मतलब डिले हो गया है, जून के अराउंड एग्ज़ाम्स होंगे उसके। तो उस टाइम भी बहुत डिले हो गया था। और हाँ, उस टाइम सब घर में थे और मेरे नोट्स वगैरह सब कुछ भिलाई में ही छूट गए थे। तो ऐसे कुछ प्रिपरेशन करने के लिए था नहीं और मन भी नहीं था, मतलब एक मेंटल पीस मिल गया था कि चलो बैंगलोर में तो हो गया है। हैदराबाद बैंगलोर में ज़्यादा फ़र्क रहेगा नहीं, तो ठीक है, मतलब चल जाएगा। और हाँ, जब इसका ट्रिपल आईटी हैदराबाद का एग्ज़ाम का डेट फिक्स हुआ, 26 जून को एग्ज़ाम हो रहा था और भिलाई जाना था। तो मन में पहले डाउट था कि एग्ज़ाम देने जाएँ या नहीं जाएँ, बट फिर घर वालों ने बोला कि ऐसे अपॉर्च्युनिटी है, मतलब मिस क्यों करना? अगर लग रहा है कि दे सकते हो तो चले जाओ। तो मेंटालिटी वही थी कि ठीक है, मतलब कोई भी अपॉर्च्युनिटी हो उसको मिस नहीं करना है, कोई सा भी एग्ज़ाम्स हो। अब गेट एग्ज़ाम के कारण फ़ायदा ये हुआ कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए मेरे को प्रिपेयर नहीं करना पड़ा, कोल इंडिया के लिए प्रिपेयर नहीं करना पड़ा। तो गेट एग्ज़ाम का ही बस प्रिपरेशन जितना किया था, उसी के दम पे कोल इंडिया का भी एग्ज़ाम दिया था। वो 28 फरवरी को हुआ था कोल इंडिया का एग्ज़ाम, और अपना जो हैदराबाद का 26 जून को हुआ था। तो पूरे उस टाइम तक मैंने कोई मतलब एडिशनल ऐसे पढ़ाई करी नहीं थी। तो जो भी मतलब दिया, गेट एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन थी उसी के दम पे दिया था। और पेपर भी जो आया था वो मतलब रिलेटिवली गेट से ईज़ी ही था। कोल इंडिया का भी बहुत ईज़ी था। कोल इंडिया में जो सीएस का सेक्शन था, उसमें 2 सेक्शन होते हैं, सीएस के और जनरल नॉलेज के। तो सीएस के सेक्शन 100 मार्क्स का और जनरल नॉलेज का 100 मार्क्स का। तो उसमें मेरे कुछ 87 मार्क्स बन रहे थे। और ट्रिपल आईटी हैदराबाद में तो कुछ बताते ही नहीं है कि मतलब कितने मार्क्स आए। बस हाँ, ये एक चीज़ बता सकता हूँ कि नॉर्मली ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एग्ज़ाम के बाद में इंटरव्यूज़ होते थे। तो पिछले साल कोविड के कारण इंटरव्यूज़ कैंसल हो गए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो बच्चे टॉप 100 मेरिट में आएँगे, उन्हीं का सिलेक्शन हो जाएगा। और लकीली मतलब टॉप 100 मेरिट में भी मेरा नाम आ गया उसमें। तो ऐसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद में भी सिलेक्शन हो गया था। और कुल मिला के मतलब गेट प्रिपरेशन अगर आप कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, तो रैंक अगर खराब भी आ जाती है गेट में, जैसे आदित्य सर जो हैं मेरे सीनियर अभी हैदराबाद में, उनकी भी गेट में रैंक कुछ 3000 कुछ आई थी। मतलब ऐसा नहीं था कि उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया अच्छे से, प्रिपेयर बहुत अच्छे से किया था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है, वो एग्ज़ाम के दिन भी डिपेंड कर जाती हैं। तो उस दिन उनका मतलब चला नहीं लक उतना अच्छा, तो उनका पेपर खराब हो गया। एंड बट उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हैदराबाद का एग्ज़ाम दिया, और हैदराबाद का एग्ज़ाम भी क्लियर किया और प्लस इंटरव्यू भी क्लियर किया। तो ये बेनिफिट हुआ गेट का प्रिपरेशन करने का। कोई भी एग्ज़ाम मतलब अचीवेबल सा लगा। मैं एफकेट का भी एग्ज़ाम दिया था। एफकेट का एग्ज़ाम आप जानते हैं टोटली डिफरेंट है अपने सिलेबस के। तो वो भी क्लियर हो गया था, मतलब उसके लिए भी प्रिपरेशन कुछ अलग से करना नहीं पड़ा। तो ये अपॉर्च्युनिटी मिलती है अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो। तो सचिन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये बच्चे लोग पूछ रहे हैं कोडिंग को लेके भी, और इनका बोलना है कि आप कॉलेज के टाइम में क्या कोडिंग करते थे, अभी ट्रिपल आईटी हैदराबाद में कोडिंग किस लेवल पे ले जा रहे हैं, मतलब दोनों की पढ़ाई में कितना डिफरेंस लग रहा है आपको? मतलब कॉलेज बी में क्या सीखे थे और अभी एमटेक के अंदर में क्या सीख रहे हैं आप? कोडिंग के लिए कैसे आप मैनेज करते थे कॉलेज के टाइम में, और अभी जैसे एमटेक कर रहे हैं, एमटेक में तो आपको कोडिंग करना ही पड़ेगा क्योंकि आगे अब जॉब में जाना है, तो विदाउट कोडिंग हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो उस पर थोड़ा फोकस डालिए। यस सर। तो जब बीआईटी जॉइन किए थे तो मतलब था कि हाँ, कोडिंग वगैरह करनी है, अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट बनाने हैं और सब दिमाग में ये सब चीज़ें थी। तो जो 4th सेम तक का टाइम था जब अपन आई गेट नहीं आए थे और गेट की प्रिपरेशन चालू नहीं की थी, तो उसमें मैं मतलब इन्हीं सब चीज़ों पे ध्यान देता था कि प्रोजेक्ट बनाऊँगा, कोडिंग वगैरह करूँगा।
कुछ 2-3 प्रोजेक्ट्स बनाए, हैकाथॉन में भी पार्ट लिए और ऐसे उस टाइम मतलब कोडिंग कल्चर था, मतलब कि हाँ, सीखना है, कोडिंग सीखना है, कोडिंग सीखना है। बट रियलाइज़ ये हुआ कि कितना ही अच्छा कर लो, अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा नहीं मिलती। मतलब अपने कॉलेजेस में जो प्लेसमेंट्स वगैरह होते, जिनको नहीं आता वो भी सेम प्लेस में जा रहे हैं, जिनको आता है वो भी सेम प्लेस में ही जा रहे हैं। तो वो डिफरेंस एक जो है वो पता नहीं चलता। तो इतना मेहनत करके भी अगर कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो एक फीलिंग थी कि अ, मतलब कोडिंग से कुछ नहीं होने वाला, ऐसा फील हुआ कि मतलब केवल कोडिंग से ही कुछ नहीं होने वाला। दूसरा, गेट का प्रिपरेशन का मैं बहुत पहले ही सोच के रखा था। जब कॉलेज आना था उसी टाइम मैंने सोच लिया था कि हायर स्टडीज के लिए जाना है। उस टाइम ऑप्शन में 2 ही चीज़ें थी, एक गेट और एक कैट की। तो जब एनालाइज़ किया थोड़ा कि कौन-सा प्रिपेयर करना ज़्यादा अचीवेबल लग रहा है, और कैट के लिए भी पता करा था और गेट के लिए भी पता किया था। तो मतलब एनालाइज़ किया कि किसमें मेरे लिए जो है कौन-सा बेहतर ऑप्शन है। तो लगा कि टेक्निकल में इंटरेस्ट है, आगे जाके इसमें अच्छा भी कर लेंगे। और जो कैट का एग्ज़ाम्स है उसमें उसमें स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था। मतलब आपको कॉलेज में भी अच्छा परफ़ॉर्म करना है, आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह भी अच्छे होने चाहिए, प्लस आप कैट के एग्ज़ाम की तैयारी करो, उसमें भी आपका अच्छा परसेंटाइल आना चाहिए। तो काफ़ी एफ़र्ट का लगा कि हाँ, मतलब इसमें बहुत एफ़र्ट देना पड़ेगा। और टेक्निकल में ऐसा था कि नहीं, अगर आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं, आपकी थ्योरी मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग है, आप मतलब एप्टीट्यूड अच्छा सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आप मतलब गेट कर सकते हैं और मतलब एमटेक वगैरह के लिए जा सकते हैं। और इंटरेस्ट भी था, सीखना था आगे क्या होता है और आईआईटीज़ में पढ़ाई कैसी होती है, ये सब जानना था। तो इस कारण से फिर गेट की प्रिपरेशन में घुस गए। और डिफरेंस ये है कि कोडिंग कल्चर जो यहाँ ट्रिपल आईटी हैदराबाद का है, वो काफ़ी इंटेंस है। मतलब जैसे अगर आप आईआईटीज़ वगैरह में या फिर आईआईएससी में देखेंगे, तो रिसर्च बेस्ड जो है वो भी है। हैदराबाद स्पेसिफिकली रिसर्च पे बहुत ध्यान देता है। और नॉर्मली यहाँ पे बीटेक से ही बच्चों को रिसर्च में लगा दिया जाता है। तो एमटेक जो आते हैं उसमें काफ़ी डाइवर्सिटी रहती है। खासकर अभी क्या है कि अपन एक कॉलेज से ही सब के सब जा रहे हैं, ऐसा है। तो अपन जानते हैं कि हाँ, अपने साथ वाले लोग कैसे हैं, किनका क्या लेवल है। बट ऑल ओवर इंडिया के जब डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के लोग एमटेक करने आते हैं, तो वहाँ पे एक डिफरेंस पता चलता है। मतलब अगर उनका लेवल यहाँ पर है तो हमारा लेवल यहाँ पर है, मतलब ऐसा फील होता है एक। तो अब वो जो गैप होता है ना, उसको अपन को कवर करना होता है। और मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि गेट के प्रिपरेशन के कारण जो एक हैबिट बन जाती है, रेगुलर पढ़ाई करने की, मेहनत करने की जो हैबिट बन जाती है, वो बहुत काम आती है यहाँ पे। तो ये जो गैप होता है आप वो मतलब धीरे-धीरे करके मतलब अभी अब मेरा सेमेस्टर 2 कंप्लीट हो गया है, तो आप मान सकते हो कि ये जो गैप है वो काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। तो ये बेनिफिट मिलता है। मतलब जो लेवल होता है बाहर के बच्चों का, वो आप देखोगे तो थोड़ा ज़्यादा वो चैलेंजिंग होते हैं। वो लोग मतलब और भी चीज़ों को एक्सप्लोर किए होते हैं। तो उस मामले में मुझे लगा कि थोड़ी मेहनत यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाती है। अदरवाइज़ सेम है, मतलब डेली-डेली एफर्ट करना और अपना जो पुट इन है वो दो, तो फिर अचीवेबल है। मतलब अभी भी सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है और काफ़ी स्मूथ चल रहा है। ग्रेडिंग्स भी अच्छे हैं, प्रोजेक्ट्स भी बन जा रहे हैं, सब कुछ हो जा रहा है अभी। तो सचिन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं कि जैसे हम लोग हैदराबाद के लिए अभी हम लोग एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि अभी जो बच्चे 2021 में पास आउट हुए हैं या होने वाले हैं, तभी उनका एक अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पर कि जिनका रैंक अच्छा नहीं आया है गेट के अंदर में, तो वो लोग अभी आपका ट्रिपल आईटी हैदराबाद का एग्जाम लिख सकते हैं। प्लस आपका क्या बोलते हैं, ये बिट्स प्लानिंग का एग्जाम है, वो उसको भी लिख सकते हैं लोग। तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद अभी सबसे पहले होगा, तो क्या इसमें इस साल भी डिले होगा एग्जाम में? कोविड की वजह से तो मुझे तो लग रहा है कि डिले होगा, एग्जाम थोड़ा आगे तो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इनका कि हमें 2 महीने या 1 महीने जो भी बच रहे हैं हमारे एग्जाम के लिए, हमें किन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? जैसे एप्टीट्यूड है, आरएस अग्रवाल की आती है, क्या वो सफिशिएंट है? तो इन सब के लिए एप्टीट्यूड के लिए आपने क्या किया था? मैथ्स के लिए क्या किया था? ट्रिपल आईटी के लिए? तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद का एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि जून या जुलाई में तो हो ही जाएगा। तो अभी जो 1 महीने का टाइम है, उसमें मैं बोलूँगा कि आप अपना एप्टी और मैथ्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे दो, क्योंकि पूरा एक पेपर इंडिविजुअल उसका होने वाला है और वो काफ़ी स्कोरिंग होगा आपके लिए। अगर आपका एप्टी और मैथ्स बन जा रहा है, काफ़ी अच्छा बन जा रहा है, तो सीएस वाले सेक्शन में थोड़ा-सा अगर मिस्टेक्स भी हो जा रही हैं, और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप अटेम्प्ट पूरा करिए। तो अगर सीएस वाले सेक्शन में थोड़ा कुछ भूल गए हैं,
और अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो मतलब कवर अप हो जाएगा। तो मैंने मतलब मेरा एफटी थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि एक तो अपने गेट में जो प्रैक्टिस कराए थे उसके कारण भी, और दूसरा मतलब कॉलेज के टाइम पे एक ट्रेनिंग हुई थी प्लेसमेंट के लिए, तो उसमें उन्होंने बाहर की कोई टीम बुलाई थी, और उन्होंने एक एफटी के शीट्स दे रखे थे, मतलब क्वेश्चन शीट्स दे रखे थे, जिसमें मतलब हर टॉपिक से कुछ 20-20 क्वेश्चन थे। उसमें लगभग सारी वैरायटी कवर अप हो चुकी थी। तो वो मतलब मैं मतलब बार-बार लगा लेता था, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार लगा के छोड़ दिया, उसको मैं बार-बार लगा के मतलब उसको रखा हुआ था और उसको मैं लगा लेता था। तो काइंड ऑफ वो क्वेश्चन फ़िल्टर करने का काम कर देते थे कि अगर पूरा गेट ऑफ फ्लो दोबारा नहीं लगा सकते, तो ठीक है, एक शॉर्ट वो है क्वेश्चन बुकलेट टाइप से है, उसको लगा लो। प्लस अपनी आईगेट की बुकलेट भी थी, उसको भी लगा लिया था। तो एप्टी वाला सेक्शन ऐसे मतलब पहले ही स्ट्रॉन्ग हो गया था, तो उस पे कुछ ज़्यादा ध्यान देना नहीं पड़ा। मैथ्स के क्वेश्चन बहुत कम आएँगे, जितने एप्टी के आएँगे मतलब वही सबसे मतलब जहाँ तक मेरे को ध्यान है, एप्टी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, मैथ्स के काफ़ी मिनिमल थे और काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे मैथ्स के। तो अगर अपना जो गेट में मैथ्स कवर अप होता है, अगर उसी को अगर अपन प्रैक्टिस करके चल जाएँ, तो एप्टी और मैथ्स आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इसमें इसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी आता है क्या? यस सर, इसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी आएगा, जो अपन सेट थ्योरी पढ़ते हैं, फंक्शंस पढ़ते हैं, और कॉम्बिनेटरी हो गया, और अपना फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक हो गया, इसके भी क्वेश्चन रहेंगे। तो कवर अप तो पूरा कर सकते हैं, और बेसिक्स ही पूछेंगे, ज़्यादा टफ पूछते नहीं है, तो मतलब अपन बहुत ज़्यादा डेप्थ में घुसने की जरूरत नहीं है। बस नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लें और जो बेसिक क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कर लें। अगर अपना आईगेट का बुकलेट भी लगा लेंगे तो मोर देन इनफ है। मतलब मैंने तो नहीं प्रैक्टिस की थी कोई, लेकिन अगर कोई प्रैक्टिस करना चाह रहा है तो वो कर सकता है प्रैक्टिस, उसके लिए सफिशिएंट हो जाएगा वो। और आर एस अग्रवाल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बुक अपने आप में है, मतलब अच्छी बुक है, बट टाइम को कंसिडर करके भी मतलब आप तो बस जो अभी तक प्रैक्टिस करते आ रहे हो उसी को बस एक रिवीजन करते रहो, तो वो इनफ होगा। और सीएस के सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें स्पेसिफिकली प्रोग्रामिंग के जो हो गए उस पर ध्यान दे दो, जो सी हो गया, डीएस हो गया, एल्गो हो गया, इन पे थोड़ा सा फोकस अपना रखो। और ओएस और कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, तो इन इसकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, तो उसके थ्योरी को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो, रिविजन कर लो, तो मोर देन इनफ है। चलो, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दिया ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में। बच्चों, आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग भी अपना अनम्यूट होकर क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं सचिन से। और एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी आप लोगों को यहाँ पर कि इस बार हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है? तो उसमें जो टॉपिक्स है, कुछ टॉपिक्स अभी हमारे सचिन लेने वाले हैं मैथ्स के, यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे गेट के अंदर में। तो सचिन, क्या प्लान है आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को लेकर जो आप पढ़ाने वाले हैं गेट के आई गेट के अंदर में? तो कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे और कैसे मतलब कवर करेंगे? तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में टॉपिक्स अपने कुछ ऐसे हैं कि कॉम्बिनेट्रिक्स होता है, सेट थ्योरी होती है, ग्रुप थ्योरी होती है, एंड फंक्शंस होते हैं, फिर ग्राफ थ्योरी है, और अपना फिर ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पार्ट हो गया, और फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक है। तो ऐसे कुछ 7 टॉपिक्स मिलके अपना डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बनते हैं। और फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा। तो सर जैसे सेट्स, फंक्शंस और ग्राफ थ्योरी कवर अप करा देते हैं, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, ये 4 टॉपिक सर कवर करा देते हैं। तो उसके अलावा जो टॉपिक्स बच रहे हैं, कॉम्बिनेटरी, जो मतलब राकेश सर पहले कराते थे, तो कॉम्बिनेटरी हो गया, और मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सेक्शन, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा, ये 4 टॉपिक सर मैं कवर करने का प्लान कर रहा हूँ। और स्टार्ट में कॉम्बिनेट्रिक्स से करूँगा, और फिर कॉम्बिनेटरी के बाद में प्रोबेबिलिटी या फिर कैलकुलस, एंड देन फिर लास्ट में लीनियर अलजेब्रा। तो बच्चों, इस बार मैथ्स आपका मान लो पहले ही खत्म कर देंगे और काफी अच्छे लेवल पे हो जाएगा। और इस बार सचिन जो बुक्स वगैरह से भी कंटेंट आपको देंगे, प्रॉपर नोट्स देंगे। वो आप जब क्लासेस अटेंड करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा किस लेवल पे चल रहा है आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो मजा आने वाला है इसमें भी आपको। बाकी आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पर कि गेट प्रिपरेशन में आपने कोई सब्जेक्ट स्किप किया था क्या? गेट, हाँ, मतलब मैंने कोई सब्जेक्ट स्किप नहीं किया था। हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स के ऐसे टॉपिक्स थे जो बहुत डिफिकल्ट लगते थे, तो उनको बस मैं एक बार पढ़ के थोड़ा समझने की कोशिश किया था, पर बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आ रहे थे, तो बस एक ओवरव्यू ले लिया था कि अगर इनसे सिंपल क्वेश्चन आए तो वो बन जाए। बाकी ऐसे पर्टिकुलरली कोई सब्जेक्ट स्किप नहीं किया था।
तो आप भी कोशिश करिएगा कि सब्जेक्ट स्किप ना करना पड़े, क्योंकि सब सब्जेक्ट की अपनी एक इम्पोर्टेंस है और एक-एक मार्क्स से मतलब काफ़ी रैंक में डिफरेंस आ जाता है। तो मेरे हिसाब से सारी कवर कर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हिच व्हिच इज़ योर स्पेशलाइजेशन? स्पेशलाइज़ेशन या क्या स्पेशलाइजेशन है आपका? तो मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से ही कर रहा हूँ, सीएसई है, उसमें कोर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स ही हैं अपने। और सीएसआईएस हाँ, ट्रिपल आईटी हैदराबाद में सीएसआईएस जो होता है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का होता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब कॉमन सब्जेक्ट्स भी होते हैं जो हम लोग सब पढ़ते हैं। ऐसा भी होता है कि हम जो सीएसआईएस वाले पढ़ रहे हैं, हम वो सब्जेक्ट को चूज़ करके हम भी पढ़ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और पर्टिकुलरली अभी मेरा किसी भी फील्ड में स्पेशलाइज़ेशन नहीं हो रहा है। मैं ऑलमोस्ट सारे ब्रॉड एरियाज़ को कवर कर रहा हूँ। ऑल्दो अगर मेरा इंटरेस्ट पूछ रहे हो तो अगर इंटरेस्ट मेरा सिस्टम डिज़ाइंस में थोड़ा ज़्यादा है। सिस्टम डिज़ाइन मतलब जो अपने जितने बड़े-बड़े ऐप्स बनते हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट, तो इनके तरफ में थोड़ा ज़्यादा इंक्लिनेशन है मेरा। सर पैरेलली 2-3 सब्जेक्ट पढ़ने से कोई प्रॉब्लम होती है क्या? मेरे 2 सब्जेक्ट हो गए हैं। तो हाँ, मैं भी मतलब बहुत ऐसा करता था कि पैरेलली मतलब सब्जेक्ट को चलाने की कोशिश करता था कि एक साथ मतलब मेरे साथ ऐसा था कि मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता था। तो अगर कोई सब्जेक्ट मैं एकदम लगातार 1 दिन पढ़ रहा हूँ, तो अगले दिन उसको पढ़ने का मन नहीं करता था। तो अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। अगर 1 दिन में 2-3 सब्जेक्ट पढ़ पा रहे हो तो इट्स वेल बहुत अच्छा है। मतलब मैं कोशिश करता था कि मैं 2 से ज़्यादा ना लूँ और एक भी केवल एक पे ही फ़ोकस ना करूँ। एटलीस्ट मैं 2 सब्जेक्ट हर दिन मतलब अपना मैं फिक्स करके रखता था कि अगर करंट कोई सब्जेक्ट चल रहा है, तो उसके साथ में एक सब्जेक्ट रिवीजन का होना चाहिए। क्या शेड्यूल रहता था? दिन भर का क्या शेड्यूल रहता था? कितने आवर्स पढ़ लेते थे? फिर कॉलेज को भी कैसे मैनेज करते थे? ओके, तो काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मतलब जब 7th सेमेस्टर आया था तो कॉलेज का तो उतना बर्डन नहीं मिल रहा था स्टार्टिंग में। अच्छा हाँ, इसके लिए भी एक बात बतानी थी कि अभी के टाइम आपको लग सकता है कि हाँ, मेरी जो प्लान है, जो मेरी स्ट्रैटेजी है, वो मतलब वर्क कर जाएगी, कोई हिंड्रेंस नहीं आएगी। बट आगे जाके क्या प्रॉब्लम आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो आपको करंट टाइम पे अपने आप को फोकस रखना है कि मैक्सिमम अपना ऑप्टिमम दे पाएँ। तो जितना अच्छा आप अपने पोटेंशियल पे वर्क कर पाएँगे स्टार्टिंग से ही, तो होपफुली आगे आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उससे आपकी मतलब कुछ परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं होगी। तो ये मत सोचना कि अभी आगे जाके ज़्यादा मेहनत कर लूँगा, अभी बस आराम से कर लेता हूँ, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। कोशिश करना करंट में जितना ज़्यादा एफर्ट मार सको, तो वो उतना बेहतर होगा। बाकी 7th सेमेस्टर में ऐसा था कि क्लासेस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी उस टाइम पे। अटेंडेंस का कोई इश्यू नहीं था क्योंकि मतलब कॉलेज वालों ने मतलब थोड़ी फ्रीडम दे दी थी कि अटेंडेंस का कोई इश्यू बन नहीं रहा था उस टाइम पे। कुछ हुआ था उस टाइम पे तो कॉलेज नहीं अटेंड कर रहे थे हम लोग, ऐसा था। बट हुआ क्या कि बाद में जाके जब प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने थे, तो उसमें सीनियर प्रोफ़ेसर असाइन हो गई मेरे अंडर में, मतलब उनके अंडर में मैं असाइन हो गया। तो अब सीनियर प्रोफ़ेसर जो होते हैं वो थोड़ा-सा चीज़ों को लाइटली नहीं लेते कि प्रोजेक्ट आप मतलब कहीं से ले आओ। वो मतलब आपको अपने अंडर में बैठा के बनवाते हैं पूरा प्रोजेक्ट वगैरह। नहीं, कोई भी टीचर होगा तो आपको काम तो देगा, उसका तो काम ही है कि आपको मतलब ऐसे थोड़ी फ्री छोड़ देगा कि आप ऐसे करो। तो मतलब कोई भी टीचर हो तो मतलब बट ऑब्वियस नेचर है यार, हर टीचर का नेचर रहता है कि नेचर है। हमारा स्टूडेंट अच्छा करे, ठीक है? जैसे यस, अब मैं गेट के लिए हूँ, तो मैं गेट के लिए ज़्यादा फ़ोर्स करूँगा, कोई और टीचर होगा प्रोजेक्ट के लिए होगा, तो प्रोजेक्ट के लिए फ़ोर्स करेगा। किसी यस ने सर, असाइनमेंट दिया तो असाइनमेंट के लिए फ़ोर्स करेगा ही करेगा, क्योंकि यस हर सर, कोई चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छे से काम करे। ऐसे यस सर। इसलिए फ्री नहीं देना करना चाहता वो, तो उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैनेज कैसे करते थे आप? तो मैनेज करने के लिए अपन ने मतलब एक काइंड ऑफ जुगाड़ भी लगा रखा था कि जो जैसे मैम जो थी, जो भी हमको काम देती थी, उसको हम लोग उस टाइम जाके वहाँ पे समझ लेते थे और उसके बाद में फिर जो भी बनाने का काम होता था, उसको अपन दूसरे के हेल्प से मतलब जैसे जो बच्चे गेट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो उनकी हेल्प लेते थे और उनसे अपन बनवाने का काम कर लेते थे। क्योंकि नॉर्मली कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने में बहुत इंटरेस्ट होता है, उनको बहुत मज़ा आता है। तो हम लोग ने 2-3 बच्चों को ऐसे पूछ रखा था, बोला था कि भई अगर थोड़ी हेल्प कर दोगे तो अच्छा होगा। तो लकीली उन्होंने मान भी लिया और वो लोग हम लोग के मतलब हम हमारे जो प्रोजेक्ट्स वगैरह थे उसमें उन लोगों ने काफ़ी हेल्प कर दी। ऐसे कॉन्सेप्चुअली मतलब प्रोजेक्ट पे भी पकड़ अच्छी बनी थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं आता था। क्योंकि गेट के लिए भी तैयारी करनी थी, तो ध्यान उधर भी देना था। तो ऐसे मतलब अपने आप को मैनेज किया। मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा आ ही रहेगी।
तो आपको तरीका खुद ब खुद ढूँढना पड़ेगा उसको मैनेज करने का। एक क्वेश्चन और आया कि कोई ऐसा अच्छा रिसोर्स है क्या? क्वेश्चन देखना यहाँ पे अदिति ने क्वेश्चन पूछा है आपसे। Okay, good source to practice question on permutation, combination and probability for PGEE and also syllogism, reasoning questions which were asked in high number in the last year PGEE। अच्छा, तो अगर इसकी प्रैक्टिस अलग से करनी है तो indiabix.com करके एक साइट है, वहाँ पे इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। बाकी कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस वगैरह जो हैं, कॉन्सेप्ट वही है, एक सिंपल सा फॉर्मूला लग रहा होता है और अगर आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर बस प्रैक्टिस से ही आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, उस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट समझिए, आपको फॉर्मूला नहीं रटना है, आप उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए कि वो अगर बेसिक वे में अगर बनाना चाहे तो वो कैसे बन रहा है, तो वो काफ़ी आसान हो जाएगा। एंड सेम प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की आ जाती है। तो अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखेंगे कि रेदर देन फॉर्मूले रटें, क्योंकि पीएनसी वगैरह में फॉर्मूले बहुत बनते हैं, एक एक चीज़ की मतलब छोटे छोटे फॉर्मूले बन सकते हैं, ऐसा है। तो एकदम बेसिक चीज़ पे पकड़ बनाए रखें कि हाँ कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे का, तो अगर आप उसको फोकस करेंगे तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। सिलोजिज्म का भी वही है, सेम है, मतलब आपको उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके समझना होगा कि उसमें जो स्टेटमेंट्स हैं और उसका कंक्लूजन है वो कैसे रिलेशन बनता है उसके बीच में। अगर आप स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन के बीच का रिलेशन फॉर्म कर पा रहे हैं तो फिर क्वेश्चन कोई भी होगा वो आपसे बन जाएगा। और हमारे टाइम पे जो हुआ था हैदराबाद में, तो सिलोजिज्म के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए थे और कॉन्सेप्ट पता था, राकेश सर ने पढ़ाया था, सिलोजिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली समझ में आ गया था वो, तो उस कॉन्सेप्ट के दम पे मतलब सारे उसके क्वेश्चन बन गए थे मेरे से। ठीक है बच्चों, आपका और भी कुछ क्वेश्चंस है तो आप लोग पूछिए। सर, कोचिंग के टाइम को छोड़ के सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम देते थे डेली? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम ना दे पाएँ क्योंकि आदत नहीं बनी होती है। मेरे साथ क्या था कि आदत नहीं थी मेरी कि मैं बहुत ज़्यादा बैठ के सेल्फ स्टडी कर पाऊँ। तो स्टार्टिंग में चालू किया तो 1-2 घंटे से चालू किया और मतलब ये जुलाई के टाइम जो था इसमें 1-2 घंटा बैठता, 3 घंटा बैठता, उसके बाद थक जाता था कि मतलब अब इससे ज़्यादा और सेल्फ स्टडी नहीं हो पाएगी। तो फिर प्रैक्टिस वही बैठो, पढ़ो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। धीरे-धीरे क्या होगा कि जो टाइम है, पहले 1-2 घंटा बैठ पा रहे थे, फिर 3 घंटा बैठ पाओगे, फिर 4 घंटा बैठ पाओगे। ऐसे करके आप अपना जो है सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा पाओगे और फोकस की कैपेसिटी जो है वो बढ़ा पाओगे। इस टाइम पे सब्जेक्ट कितने दिन में कंप्लीट होते थे आपके? तो मैं मतलब एक अच्छा खासा टाइम फ्रेम लेके चलता था। जैसे अगर जुलाई के टाइम पे जब टेस्ट सीरीज चालू हुई थी आईगेट में, तो हर सब्जेक्ट के बीच में 1 हफ्ते का गैप मिलता था। तो कोशिश करता था कि 1 हफ्ते में मतलब पूरा एक कंप्लीट रिवीजन हो पाए, लेकिन मोस्टली नहीं हो पाता था, मतलब टाइम लगता था रिवीजन करने में। जब पहला रिवीजन कर रहे हो आप तो उसमें मतलब कोशिश करता था कि 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में मतलब सब्जेक्ट जो है कवर हो जाए। एक सब्जेक्ट को मैक्सिमम कितना टाइम देना चाहिए पूरा कंप्लीट करने के लिए? आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट थोड़ा ईज़ी लगता है, तो आपका बहुत जल्दी कवर हो जाएगा और कोई सब्जेक्ट टफ लगता है, तो उसमें उतना ही टाइम लगेगा। मेरे को टीओसी बहुत टफ लगता था, मतलब उसमें जो फाइनाइट ऑटोमेटा के डायग्राम्स वगैरह बनते थे, वो हमेशा मेरे से गलत बनते थे। और उसका मतलब एक हर सब्जेक्ट का एक मतलब आपका एक स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट होगा, मतलब कि हाँ, उसमें ये चीज़ बन रही है और ये चीज़ नहीं बन रही है। तो आपको उसको आइडेंटिफ़ाई करना होगा कि मैं कौन से पोर्शन पे वीक हूँ और कौन से पोर्शन पे स्ट्रॉन्ग हूँ और उसी के अकॉर्डिंग आप उतना टाइम दे सकते हो। अगर क्वेश्चन्स आपसे नहीं बन रहे हैं, तो आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दो। खासकर अपनी रीडिंग हैबिट को सुधारने की कोशिश करो। अभी क्या होता है कि अपन वीडियोज़ देखते हैं और मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, अपन को सब समझ में आ गया है, अब अपन से क्वेश्चन बन जाएँगे और फिर क्वेश्चन बनाते नहीं हैं और अगर बनाने बैठेंगे तो फिर वो बनते नहीं हैं। तो आपको क्या करना है ना कि बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं देखने हैं, आप नोट्स रिवाइज़ करो और सीधे क्वेश्चन पे जंप कर जाओ। और फिर जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, तो आप उसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, वो मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। और आप उसको फिर अपने नोट्स से कोशिश करो फाइंड आउट करने का कि मैं इसमें ऐसे क्या लॉजिक लगाऊँ, क्या कॉन्सेप्ट लगाऊँ कि ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो जाए। अगर पहली अटेम्प्ट में सॉल्व नहीं हो रहा है, तो सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन देखने में कोई बुराई नहीं है।
और उसके बाद में सॉल्यूशन देख के अगर समझ में आता है तो बहुत बढ़िया है, उसको फिर से अटेम्प्ट करो, और अगर नहीं आता है तो उसके बाद में आप अपने डाउट्स जो हैं सर से पूछ सकते हो, अपने फ्रेंड्स से पूछ सकते हो, मतलब बहुत सारे लोग हैं। और आप गेट ओवरफ्लो अगर सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें तो लिंक होती है, अगर आप उस लिंक में जाओगे तो उसमें पूरा एक डिस्कशन होता है, बहुत सारे लोग जो है उसमें अपना डिस्कशन करते हैं कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो आप उसको रिफर कर सकते हो। तो ये मेरा स्ट्रेटेजी था जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था। अभी का कोडिंग कैसा है एज कंपेरिजन टू बीटेक? कोडिंग बहुत इम्प्रूव हो गया है, क्योंकि जब आप यहाँ आ जाओगे तो मतलब खासकर ट्रिपल आईटी हैदराबाद में जो कल्चर है, तो यहाँ पे कोडिंग पे बहुत फोकस होता है। और मतलब जैसे मैं बाकी गौरव वगैरह से भी बात करता हूँ तो वहाँ पे भी उनका एक अलग कल्चर है। तो जैसा यहाँ का कल्चर है तो वहाँ यहाँ के हिसाब से मतलब आप प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहोगे, असाइनमेंट्स जो होंगे हेविली कोडिंग बेस्ड होंगे, मतलब आपको उसमें जितने भी असाइनमेंट मिलेंगे थ्योरेटिकल नहीं होंगे, उसमें आपको कुछ लिखना नहीं होगा, आपको कोड करना होगा। और जैसे अभी अपन डीबीएमएस में पढ़ते हैं B+3 वगैरह, तो ये अपन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं B+3 वगैरह। अब माई एसक्यूएल अपन ने पढ़ा डीबीएमएस में, तो एक माई एसक्यूएल मिनी इंजन अपन को ऐसे असाइनमेंट दे दिया बनाने के लिए, तो ये सब यहाँ असाइनमेंट्स मिलेंगे और काफ़ी मतलब बहुत इम्प्रूव हो जाएगा आपका कोडिंग में। एज ए मतलब लैंग्वेज सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लैंग्वेज बहुत आसानी से सीख जाते हो। एक किसी लैंग्वेज पे अगर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है तो करेंटली जो अभी गेट के हिसाब से अपन को सी पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और सी देखोगे जैसा सर ने पढ़ाया है तो वो बहुत इजी कर दिया है सर ने पढ़ा के, तो उसमें डिफिकल्टी नहीं जानी चाहिए। और आपको अगर फिर भी डिफिकल्टी फेस हो रही है, सेम वही स्ट्रेटेजी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही मतलब आप जो भी सब्जेक्ट है उसको टैकल कर सकते हो। गेट एग्जाम 1-2 दिन पहले अपने आप को कैसे प्रिपेयर किए थे? तो मेरे को एक डर था कि मैं प्रेशर बहुत ज़्यादा ना लूँ, तो जब गेट एग्ज़ाम पास आए थे तो लास्ट के 3-4 दिन मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। एक तरह से ये डिमेरिट भी था। उसमें अगर मैं थोड़ा रिवीजन करते रहता तो शायद रैंक थोड़ी और अच्छी आ जाती। तो बस मेरे मेरे मन में ये था कि मेरे को प्रेशर नहीं लेना है, तो बस मैं अपने आप को चिल रखता था, थोड़ा बहुत पन्ने पलट के देख लेता था। और 1-2 दिन पहले का ऐसा था कि खूब घूमा बाहर, उस टाइम पे तो ऐसा रिस्ट्रिक्शन था नहीं, तो बाहर घूमा, खाया-पिया, सबसे मिला, जितने भी लोग थे सबसे मिल के आया, दोस्त वगैरह थे, जो भी रिलेटिव्स वगैरह थे, सबसे बात-वात किया। गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है उस टाइम पे, डर बहुत लगता है कि मतलब कैसा जाएगा, तो सबसे बेस्ट है सर से बात करो, घर वालों से बात करो, और जो आपके वेल विशर्स हैं उनसे बात करो, उसके बाद चुपचाप सो जाओ, और किसी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उतना ही काफ़ी है अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए। और मेन जैसे नॉर्मली क्या होता है कि लोग बताते हैं कि प्रेशर में नींद नहीं आती है, रात भर जग जाते हैं और फिर सुबह एग्ज़ाम के टाइम पे नींद आती है। तो पॉजिटिव रहना, मतलब मैं बहुत आराम से सोया था और 7-8 घंटे पूरा मस्त नींद लेके एग्ज़ाम देने गया था। तो ऐसा हो सकता है किसी के साथ ऐसा ना हो, किसी को नींद ना आए, बट टेंशन नहीं लेना है। आपकी जो प्रिपरेशन है ना वो लास्ट के 1-2 दिन या 3-4 दिन के ऊपर नहीं टिकती है। वो जो आपने पूरी 1 साल मेहनत की है, जो पूरे 6 महीने मेहनत की है, उसके ऊपर टिकी हुई होती है। तो लास्ट के 2 दिन में अगर आप अपने आप को चिल रख रहे हो और ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो वो मैटर नहीं करेगा, आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन काम आएगी वहाँ पे। आर नॉन सी एस स्टूडेंट्स ऑल्सो एलिजिबल फॉर ट्रिपल ITH? हाँ, नॉन सी एस में यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैकेनिकल ब्रांच के भी हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के भी हैं, और मतलब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप कर सकते हो तो डेफिनेटली अलाउ करते हैं वो लोग। नोट्स के अलावा आपने अलग से शॉर्ट ट्रिक्स और इम्पोर्टेंट नोट टाइप कुछ बनाया था क्या लास्ट मोमेंट के लिए? तो मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाता था, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता था कि शॉर्ट नोट्स में मैं क्या लिखूं, तो जो भी था नोट्स ही था। नोट्स को मैंने मतलब अब जैसे सीनियर्स लोग से बात होती थी तो सीनियर्स लोग भी गाइड करते थे, तो सबकी स्ट्रेटेजी को समझता सुनता और मेरे को जो सूट करता मैं उसको फॉलो करता था। तो मेरा शॉर्ट नोट्स का एक स्ट्रेटेजी आप ऐसा बोल सकते हो कि मैं नोट्स में ही अपने जो कोचिंग के नोट्स थे उसमें मैं बहुत स्पेस छोड़ के लिखता था। तो उससे क्या हो गया कि अगर कुछ चीज़ मेरे को खुद की लिखनी है तो उसको लिखने के लिए मेरे पास काफ़ी स्पेस रहती थी। प्लस मैं हर नोट्स के फ्रंट के 2 पेजेस में इंडेक्सिंग कर दिया था। सारे पेजेस में मैं पेज नंबर लिख दिया था और उसका एक इंडेक्स बना लिया था अपने कॉपी के फ्रंट पेज में। तो इससे क्या होता था कि अगर कोई टॉपिक मेरे को
पढ़ना होता था तो बहुत ईजिली मतलब उसको खोल के और तुरंत पढ़ के फिर रिवीजन कर लेता था। डू यू डू सम डिड यू डू समथिंग टू इम्प्रूव योर कंसंट्रेशन लेवल? हाँ, मैं एक रूटीन फॉलो करने की कोशिश करता था। इस पे मतलब अगर बोल सकते हैं तो मैं सबसे पहले अपना कंसंट्रेशन लेवल सुधारने की कोशिश किया था, क्योंकि बहुत मतलब एज़ अगर मेरा एटीट्यूड देखें तो मैं बहुत केयरलेस था और मतलब बाहर से भले ना दिखे लेकिन मेरे को अपने आप में पता है मैं बहुत केयरलेस एटीट्यूड का था और बहुत लापरवाही करता था और मतलब कोई भी चीज़ें सही जगह पे नहीं मिलती थी, ऐसा भी था। मतलब अगर चाबी है, अगर वो भी खो गई है तो फिर मैं आधा घंटा चाबी खोजने में लगा रहा हूँ, ऐसा मोबाइल भी कहीं तो ऐसे मतलब मेरा एटीट्यूड था। तो सबसे पहले तो इसको सुधारना ज़रूरी था, क्योंकि अगर आपका कंसंट्रेशन लेवल नहीं है तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जैसे आप पढ़ने के लिए बैठते हो, तो जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनको आप साइड कर दो। मोबाइल की अगर ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको साइड में रख दो। खासकर रिवीजन के टाइम पे अगर नोट्स आप रिवाइज़ कर रहे हैं, तो बस जो नेसेसरी चीज़ें हैं, उनको बस अपने पास में रखो। और सबसे बढ़िया फ़ोकस बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो कि नॉर्मली मतलब मैंने अपनी दीदी से पूछा था, वो डॉक्टर हैं, तो उन्होंने बोला कि 3 सेंसेस होते हैं अपने जो आईज़, ईयर्स और जो स्पीकिंग का हो गया। ही मतलब सुनने का और देखने का मेन 2 चीज़ हैं। तो अगर अपन कुछ पढ़ते हैं और अगर मन से पढ़ रहे हैं, तो बस अपन उसको एक एक मतलब उससे सेंस कर रहे हैं, मतलब अपनी आँखों से सेंस कर रहे हैं। लेकिन अगर उसी चीज़ को बोल के पढ़ेंगे, तो अपनी दोनों सेंसेस एक्टिव हो जाएँगी, तो सबसे ज़्यादा फ़ोकस मतलब उस पे बनेगा। अपने-अपने तरीके हैं, मेरे को ये तरीका बेस्ट लगा था और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया लगा ये। प्रिपरेशन के टाइम खुद को मोटिवेट रखने के लिए क्या करते थे? रूममेट्स थे, बहुत मतलब गौरव हो गया और रमन भी था और 1-2 और दोस्त थे साथ में जो थे, वो लोग मतलब कभी ऐसे डिमोटिवेट फ़ील करने ही नहीं दिए। अ, गेम्स वगैरह खेलता था उनके साथ में, फीफा हो गया, जो अपने हो गए, मतलब ये मतलब कभी-कभी फीफा खेल लिए, कभी-कभी कुछ और गेम खेल लिए, कभी मैं बाहर घूमने-वूमने चले गए साथ में, तो ये सब एक पॉज़िटिव माइंडसेट रहता था पूरे टाइम में और एक-दूसरे की हेल्प करते थे बहुत ज़्यादा, तो मोटिवेशन मतलब इससे बना रहता था। हाँ, अभी के टाइम ऐसा है कि सब अपने-अपने घर में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, बट पॉसिबल है अभी भी। आप मतलब एक ग्रुप बनाइए अपना और जब भी डिमोटिवेशन हो, तो ऐसे दोस्त होने चाहिए जो आपको मोटिवेट कर सकें। और बाकी तो सर हैं, मतलब एनी टाइम सर के पास में पहुँच जाता था। कभी भी मतलब सर से बात करने में हिचकिचाना मत, अगर कोई लगता है कि डर लगता है कि नहीं सर से बात नहीं करना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सर बहुत अप्रोचेबल हैं। आप उनको बस एक बार मैसेज कर दो कि सर आपसे बात करनी है, वो आपसे बिल्कुल बात करेंगे और उनसे बात करने के बाद जो मोटिवेशन का लेवल होता था वो अल्टीमेट है, मतलब फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। सर अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम कम तो नहीं पड़ेगा ना? 1 साल से पढ़ाई की नहीं, तो हर चीज़ बॉटम से स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो टाइम नहीं कम पड़ेगा, अभी बहुत सफिशिएंट टाइम है सारे सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। बस ये है कि हर दिन पढ़ाई करना है और हर दिन प्रैक्टिस भी करनी है। मतलब आप केवल पढ़ते मत जाना। मेरी सबसे एक मिस्टेक्स थी, मैं आपको मतलब मिस्टेक्स के बारे में बताऊँगा, जो आपको कमिट नहीं करनी है, तो उसको मैं आपको बाद में कवर कर दूँगा ये वाली चीज़ को। ओके, तो ठीक है, मैं फिर मिस्टेक्स के बारे में बताता हूँ अपने। मैं एक एक्चुअली मैं उसको लिख भी रखा हूँ मैं, तो वो थोड़ा बताने में मज़ा आएगा। तो अगर आप अभी बहुत सारी चीज़ें बीच में डिस्कशन हो गई है, तो एक बार मैं एक ओवरऑल कवर अप कर लेता हूँ फिर से। तो लर्निंग विदाउट अप्लाइंग, आपको जो भी पढ़ रहे हो ना, अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, क्वेश्चंस नहीं बना रहे हो, केवल पढ़ते जा रहे हो, क्लास केवल अटेंड कर दिए और छोड़ दिया, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बाद में उतना ही एफर्ट देना पड़ेगा जितना क्लास में टाइम दिए थे। तो अगर उस एफर्ट को कम करना है, तो जो सीखते जा रहे हो, उसको अप्लाई भी करते जाओ, उसके क्वेश्चन भी बनाते जाओ। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्लियर योर डाउट, जितना भी सिली डाउट हो, तो कितना भी सिली डाउट हो, बिना डर के पूछो और मतलब बहुत लोग हैं हेल्प करने के लिए। पूरा एक सर ने तो ग्रुप भी बना रखा है और फिर गेट ओवरफ्लो भी है, तो कैसा भी डाउट हो, डाउट क्लियर करने में डरना नहीं है। अंडर एस्टिमेशन ऑफ योरसेल्फ, अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि
मैं बस इजी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मीडियम और हार्ड मेरे लेवल का ही नहीं है, ऐसा नहीं है, हर चीज़ का स्टेप होता है। तो पहले आप इजी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर मीडियम नहीं बनेंगे स्टार्टिंग में, बट फिर आप मीडियम के सॉल्यूशन देखोगे, फिर उसके बाद फिर ट्राई करोगे, फिर मीडियम बनने लग जाएंगे, फिर हार्ड नहीं बनेंगे तो हार्ड के लिए भी सेम अप्रोच, और ऐसे करके आप मतलब इम्प्रूव करने लग जाओगे। डू नॉट थिंक टाइम इज लिमिटलेस। तो टाइम का ऐसा है कि अभी आपको लगेगा कि बहुत टाइम है प्रिपेयर, जैसे कुछ लोगों को लग रहा है टाइम कम है, कुछ लोगों को लग रहा है बहुत टाइम है। तो जिनको लग रहा है टाइम कम है, ऐसा नहीं है, टाइम सफिशिएंट है। मतलब आई थिंक बेस्ट से बेस्ट रैंक जो है वो इसी टाइम पे लोग प्रिपेयर करना चालू किए और अच्छे से अच्छा रैंक लाए। गौरव को देख लो। हाँ, तुम्हारे साथ में ये लोग भी तो थे, अपूर्व था, आकांक्षा थी, आकांक्षा जो अभी एक बार ज्वाइन की है, यस वो सर। लोग भी तो मई जून में ही ज्वाइन किए थे, उस समय ड्रॉप लेके राइट पढ़े थे वो लोग। राइट। और अभी उज्जवल की रैंक देख लो, वो भी मेरे हिसाब से इस टाइम पे ही थोड़ा सीरियस हुआ था। हमारी सीनियर में स्वरिल मैम थी, वो भी इस टाइम पे प्रिपरेशन करना अपना चालू की थी और उनका भी 85 रैंक आया था। तो मेरे हिसाब से जब उनके लिए टाइम सफिशिएंट है तो अपने लिए भी सफिशिएंट है। और हाँ, लिमिटलेस की बात कर रहा था, टाइम लिमिटलेस की, मतलब आपको ये नहीं सोचना कि बहुत ज़्यादा टाइम है। और दूसरा ये चीज़ ना कि जब आप क्वेश्चन वगैरह अटेम्प्ट कर रहे हो, जैसे गेट ओवरफ्लो बनाओगे, तो आपने टारगेट किया कि हाँ, ये टॉपिक मेरे को आज बनाना है। तो उसको एकदम बहुत ज़्यादा टाइम लेके नहीं रखना है कि ठीक है, आज तो पूरा दिन है और 10 क्वेश्चन ही है, बनाएँगे आराम से, ऐसा नहीं करना आपको। 10 क्वेश्चन बनाने के लिए जितना ज़रूरी टाइम है, आप उतना ही टाइम एलोकेट करिए। एक टाइम बाउंड प्रैक्टिस करिए। तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस में क्या होगा कि आपके अंदर एक प्रेशर डेवलप होगा कि हाँ, इस टाइम के अंदर मुझे इसको कंप्लीट करना है। तो ये प्रैक्टिस जो है, अगर आप अभी से करेंगे तो ये आपको टेस्ट में भी बहुत हेल्प करेगा और मेन एग्जाम में भी इसका इफेक्ट दिखेगा। कंसिस्टेंसी इज द की, बोल चुका हूँ कि डेली पढ़ाई करना है, कुछ भी हो जाए। अगर आप मतलब वर्ष से वर्ष केस में भी अगर आप डेली अपने लिए टाइम निकाल पा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो बेस्ट है, उससे बेहतर और कुछ नहीं लगता। लर्निंग अलोन इज हार्डर। अकेले पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, और क्योंकि अभी ये सब अपने अपने घर में है, तो मेरे को भी मालूम है, मतलब बहुत डिफिकल्टी फेस होती है अकेले प्रिपरेशन करने में। और ऐसा ही फील होता है कि मतलब हम ही सबसे पीछे चल रहे हैं, बाकी सब पूरी दुनिया आगे चल रही है। तो ऐसा फील नहीं करना है, सबके सब सेम लेवल पे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, तो एक ग्रुप बनाइए अपना, है ना? आपको लगता है कि हाँ, मतलब अकेले प्रिपरेशन नहीं हो रही है, तो खुद से आपको आगे आना होगा और लोगों से बात करनी होगी, उनसे पूछना होगा कि आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो। जैसे कि श्रुति राठौर, जो अभी अपनी बिट्स में है, एमटेक कर रही है, मेरे मेरे साथ वाली, वो टेस्ट में बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म करती थी। तो मैंने उससे जाके पूछ लिया कि कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो? एक बार मुझे भी बता दो, मतलब मुझे लग रहा है कि मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी सही नहीं है। तो ऐसे आप मतलब जो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना, आप उनसे मोटिवेशन ले सकते हो, क्योंकि साथ वाले जो गाइडेंस देंगे ना, वो शायद हम लोग भी ना दे पाएँ। वो लोग तुम्हारे साथ में रह के सेम चैलेंजेस को फेस करके प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आई थिंक बेस्ट वही रहेगा कि जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा टेस्ट वगैरह में, तो आप उनसे गाइडेंस लो कि वो अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसे रख रहे हैं। और मेरे हिसाब से आईगेट पूरी एक फैमिली है। तो आप जो भी चीज़ अच्छा करते हो, कुछ लाइक आपको लगता है कि हाँ, मेरे को एक बहुत अच्छी चीज़ लगी है, तो उसको ज़रूर शेयर करो कि आई फाउंड दिस थिंग, मतलब मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये। तो उससे क्या होगा कि एक बहुत अच्छा कल्चर बनेगा अपने बीच में। और खासकर इस टाइम पे ये बहुत ज़रूरी है कि अपन शेयरिंग करके मतलब अपनी प्रिपरेशन करें, तो इससे एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बन जाएगा। फिर गलतियाँ, अब क्वेश्चन जो बनाओगे तो गलतियाँ होंगी, तो गलतियों से डरना नहीं है। मोस्टली क्या होता है ना, अपन सिली मिस्टेक से डर जाते हैं और मतलब क्वेश्चन नहीं बनते या फिर गलत हो जाते हैं, तो डरते हैं कि मतलब गलत हो गया या फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो गलत होना बीमारी नहीं है, गलत जो हुआ है उससे सीखने को ही मिलता है। और सबसे बड़ी बात रिवीजन के लिए जो लोग बोलते हैं कि रिवीजन करने का, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और उसमें गलती करो। अगर क्वेश्चन बनाते वक्त वो गलती होती है ना, तो और अगर अपन उसको सुधार लेते हैं, तो वो गलती जो होती है पूरे एंड तक आपको याद रहेगी, पूरे गेट एग्जाम तक याद रहेगी, और आप सेम मिस्टेक नहीं करोगे और आपको वो कॉन्सेप्ट भी याद रहेगा जो जिसके कारण आपसे वो गलती हुई है। तो गलतियां करो, जितनी ज्यादा गलतियां अभी करोगे उतनी कम गलतियां मेन एग्जाम में होंगी। अ, ये सब चीज़ों के बीच में कोर्स को नेग्लेक्ट मत करना। जो बीटेक का अपना जो कोर्स चल रहा है, करिकुलम चल रहा है, उसको भी आपको बैलेंस करके रखना है। तो ऐसा ना हो कि आप उसमें अपने मार्क्स गवा बैठो, तो उसको भी आपको अपने हिसाब से ही बैलेंस करना होगा।
सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। जैसे एंड सेमेस्टर के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं लोग, तो बहुत लोगों से होता है कि एक रात पहले पढ़े और एग्जाम दे के आके फिर भी बहुत अच्छा स्कोर कर लिए। तो उनकी कैपेबिलिटी है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझसे एक रात पहले नहीं हो पाती है पढ़ाई, तो आप थोड़ा सा पहले पढ़ना चालू कर दो। लेकिन लेकिन सचिन अभी तो इनके लिए काफी अच्छा है ना, कॉलेज वालों के लिए। अभी तो कोरोना चल रहा है तो सब चीजें ऑनलाइन है, एग्जाम यस भी सर, ऑनलाइन है। यस सर, ठीक है, तो आप समझ ही रहे हो ना इनको। तभी मतलब इस तरह देखा जाए बहुत सुनहरा मौका है इनके लिए कि पढ़ने के लिए। यस और सर, इसका बिल्कुल, उतना बर्डन नहीं है जितना तुम लोगों को बर्डन था उस टाइम में। यस सर, ठीक है, तो ये मतलब घर में रह के चाहे तो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं पॉजिटिव रहते हुए। पॉजिटिव रहते बस हुए। हेल्थ को सही रखना है बस इस टाइम में, और यस सर, दूसरा पढ़ाई करना है बस। अभी यस से सर, दो ही काम करना है आपको, हेल्थ सही रखना है और पढ़ाई करना है। पढ़ाई करना है। ठीक है, तुम तो लोगों के टाइम में क्या था कि कॉलेज भी जाना है, कोचिंग भी आना है, दोस्तों से मिलना है, दोस्त घुमाने भी ले जाएगा तुमको। ठीक है, तो यस काफी सर, चीजें रहती थी, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है ना। अब तो फुल टाइम आपको घर में रहना है। तो आपको कैसे कितना अपने यस हंड्रेड सर, परसेंट अपना आपको यूज करना है और हेल्थ को सही रख के बस इतना ही यस करना सर। है। तो प्रायोरिटी सर ने बता दी, प्रायोरिटी आपको किसको देनी है। सबसे पहली प्रायोरिटी जो है हेल्थ ही होनी चाहिए। अगर आपकी हेल्थ सही है तो आप हर दिन पढ़ाई कर पाओगे और अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और सेकंड प्रायोरिटी डेफिनेटली गेट है, तो प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग करना है। और एक्सप्लोर करिए। अगर सब्जेक्ट्स में डिफिकल्टीज आ रही है तो उसमें घुसना है आपको। अगर कोई सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है तो उसमें घुसो, उसको एक्सप्लोर करो। कभी भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले 3 क्वेश्चन करो कि मैं ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहा हूँ। और टॉपिक्स को, अगर सपोज कि डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं अपन, तो डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक क्यों पढ़ रहे हैं, एरे से सारा काम क्यों नहीं हो सकता। तो ऐसे अपने आप को क्वेश्चन करो। तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या यूज है, और एप्लीकेशन कैसे अप्लाई हो रहे हैं। सर सारी चीजें नोट्स में लिखवा रखे हैं। तो हर टॉपिक को पढ़ने से पहले क्वेश्चन कि क्यों पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को। तो एक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा कि हाँ, मतलब ये रीजन से ये टॉपिक आया है। तो बहुत अच्छी अप्रोच है इंटरेस्ट बनाने के लिए सब्जेक्ट में। अगर किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो ये अप्रोच ट्राई कर सकते हो। नेवर रिपीट सेम मिस्टेक। अगर जैसे मैं अपनी गलतियां बता रहा हूँ आपको, तो ये मिस्टेक्स आपको रिपीट नहीं करनी है। आपको इन मिस्टेक्स का ध्यान रखना है और इनको रिपीट नहीं करना है आगे जाके। क्वेश्चंस वगैरह टेस्ट वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह आप जब देंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो नहीं बनेंगे और जो गलत हो जाएंगे। तो जितना टाइम टेस्ट में लगता है उससे ज़्यादा टाइम उन बाकी क्वेश्चंस को बनाने में लगता है जो नहीं बने या वो गलत हो गए। तो उनको नेग्लेक्ट बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आपके पास में इंडिपेंडेंट टाइम रहेगा। सर भी कोई प्रेशर नहीं देते हैं, भी आप अपने हिसाब से टेस्ट दीजिए। तो मेरे हिसाब से इससे बेस्ट और कुछ नहीं है। तो आप जैसा भी प्लान करें, ये ज़रूर मेक श्योर करिएगा कि आप अगर टेस्ट दे रहे हैं, तो जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, उनको आप बस छोड़ के आगे ना बढ़ जाएँ। उनको आपको डेफिनिटली कवर अप करना है, सारे के सारे क्वेश्चन जो टेस्ट में आए थे। ऐसा भी होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको लगेगा कि नहीं, मैंने सही बनाया, क्वेश्चन जो था उसका सॉल्यूशन गलत दिया हुआ है ना? मतलब मेड इजी में मेरे को ऐसा फील होता था कि कुछ क्वेश्चन करते थे। कभी-कभी अपने आईगेट के टेस्ट सीरीज में भी सॉल्यूशन कभी-कभी गलत होते थे, तो सर को बताते थे कि सर ये प्रॉब्लम्स में गलतियाँ लगी हमें। तो अगर सही में गलती होती थी तो सर उसको करेक्ट भी करते थे और बताते थे सबको। और अगर हमसे कुछ गलती हो रही है तो वो भी पता चल जाती थी। तो डरना नहीं है कोई चीज़ को लेके कि मतलब गलती हो गई है या फिर ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हो, मेरा आंसर सही है, तो आप उसको ज़रूर पूछें कि सर मुझे लग रहा है कि मैं सही बनाया हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हुई तो आप मेरे को बता दीजिए। तो डेफ़िनिटली सर भी उसको बहुत अच्छे से बताएँगे। लर्निंग सेम थिंग फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज। अब क्या हमारे टाइम पे क्या हुआ था, मैंने बहुत बार ऐसा किया था कि मैं सेम चीज़ों को बहुत सारी रिसोर्सेज से पढ़ रहा हूँ। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और ये चीज़ मैं सेम तुम्हारे सीनियर जो थे अभी, उज्ज्वल, जैनुल और संस्कार, इन सबको भी मैं सेम एडवाइस दिया था कि ये गलती हमारे से हुई थी कि हम सेम चीज़ों को अलग-अलग जगह से पढ़ते थे। कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मतलब अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप उसको सीधे ग्रुप में पूछो, सर से पूछो, उसको क्लियर करो। नोट्स बहुत अच्छे से बनाओ। और कुछ लगता है कि आपको अपने समझने के लिए कुछ पॉइंट ऐड करना है, तो आप वो नोट्स में ऐड कर लो। और बाकी जितनी समझनी है, जितनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो क्वेश्चंस बनाओ और उसको सॉल्व करने से होगा। और लास्ट, नॉट ट्राइंग हार्ड इनफ। तो कभी-कभी ऐसा होता था कि बहुत कैजुअल एटीट्यूड, वही केयरलेसनेस। तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम परफेक्ट हो जाएँगे। कभी-कभी वो आएगी पीछे, बोलेगी भाई कि कहाँ गया तुम्हारा केयरलेस एटीट्यूड। तो मतलब ऐसा हो जाता था कि बहुत केयरलेस हो जाते थे। 1-2 दिन पढ़ाई नहीं करी, 3-4 दिन पढ़ाई नहीं करी। तो
उसका भी एक लॉस होता है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत लॉस होता है अगर आप डेली नहीं पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि एक हैबिट बनाना ही बहुत बड़ा एक चैलेंज है अपने आप में ऐसे एग्जाम्स के लिए। तो आपकी एक हैबिट अच्छी होनी चाहिए, एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए जिसमें आप डेली पढ़ाई करो। तो ये मेरे मिस्टेक्स थे जो आई होप कि अब तुम लोग ये मिस्टेक्स को रिपीट ना करो। और ये मैटर नहीं करता रिजल्ट क्या आ रहा है, प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो, क्योंकि ना प्रिपरेशन की टाइम की जो जर्नी है ना, ये इतना कुछ सिखा देगी ना कि कहीं ना कहीं तो अच्छी जगह पहुंच ही जाओगे, कुछ ना कुछ बेटर कर ही लोगे। मतलब ये मेरे को फील हो गया है। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो और आगे जाके मतलब कुछ दिक्कत आएगी। रिजल्ट बिल्कुल सही में मैटर नहीं करेगा। गेट एग्जाम का आप बिल्कुल टेंशन ना लो कि एग्जाम का क्या होगा, कैसे होगा, रैंक कैसे आएगी। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप प्रिपरेशन पे ध्यान दो और बस उस दिन ये दिमाग में रखना कि हाँ आज मेरे को बेस्ट परफॉर्म करके आ जाना अपना। फेल हुआ तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर देख लेंगे। और अगर पास हो गया तो अच्छा है, कॉलेज भी अच्छा मिल जाना है, पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी और प्लेसमेंट भी लग जानी है, सब कुछ सेट हो जाएगा उस टाइम फिर। और अगर किसी का एग्जाम खराब भी चल जाता है तो आगे इतनी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो केवल आप गेट की प्रिपरेशन के बेसिस पे क्लियर कर सकते हो। सीआईएल का एग्जाम, इसरो का एग्जाम, बार का एग्जाम, एनआईसी का एग्जाम है, बिट्स, ट्रिपल आईटी हैदराबाद और मतलब बहुत सारे एग्जाम्स एकदम लाइनअप एक साथ आते रहेंगे। आपको बस क्या है, अटेम्प्ट करते जाना है, हारना नहीं है, लगे रहना है। ये मंत्र मतलब आप दिमाग में बैठा लो कि कुछ भी हो जाए, नेवर गिव अप और लगे रहो। अगर ये दो चीज आप कर लोगे तो आई थिंक कोई भी चीज पॉसिबल है। गेट एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, सारे पॉसिबल है। सचिन, आपने काफी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन किया सारी चीजों को, और बच्चों को मतलब बहुत बेनिफिट मिला होगा। तो चलो, आपने इतना टाइम निकाला इनके लिए। तो बच्चों बीच बीच में अभी सचिन आप लोगों के ग्रुप में मैं इनको ऐड कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो उसमें भी आप इनसे बीच बीच में गाइडेंस ले सकते हैं। और मैथ्स की क्लास कब से स्टार्ट होगी मैं आपको कल अनाउंस कर दूंगा। और टाइमिंग मॉर्निंग में रहेगी 8:30 टू 10 o'clock। ठीक है, तो डेली क्लासेस रहेगी मैथ्स की, और बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, और भी कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग पर्सनली पूछ लीजिएगा सचिन से। सचिन को अभी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जो अपना ग्रुप बना हुआ है आई गेट का मिशन आईटी, तो उसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। सचिन, कुछ लास्ट में कुछ ज्ञान देना है आपको, मतलब कुछ और बोलना है? बस सर आपका ही मंत्र है, लगे रहना है बस, और कुछ नहीं। बहुत अभी ऑब्स्टिकल आ सकते हैं तो अपने आप को प्रिपेयर रखना। मैं बताया कि मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि मैं अपने आप को पॉजिटिवली मेंटेन कर पाता था। तो खुश रहना है। मतलब अगर आप इंजॉय नहीं कर रहे हो ना लर्निंग के प्रोसेस को, तो आई थिंक फिर आप गलत ट्रैक पे आ गए हो। तो मेरे हिसाब से जो भी आप कर रहे हो, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको उसमें एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट खोजना है और इंजॉय करना है प्रोसेस को। ये बहुत ही मजेदार प्रोसेस है, इतना चीज सीखने को मिल जाएगा ना आई थिंक। मतलब लाइफ इसी से सेट होगी, जो ये प्रोसेस है इससे आपकी लाइफ सेट होगी ना कि मतलब बाकी चीजें तो सेकेंडरी हैं, बट ये आपका जो शेप करेगा ना लाइफ को, वो आई थिंक आगे और कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं मिल पाएगी। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, बच्चों के साथ में उनका जो कंफर्ट जोन है ना, वो उससे निकलना नहीं राइट, चाहते हैं। और राइट, जब तक उससे निकलेंगे नहीं तब तक ये लाइफ में सक्सेस नहीं होंगे किसी भी हालत में। दिक्कत तो यही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की जनरेशन में यही है कि उनका एक कंफर्ट जोन बन गया है, मन में आ गया नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना है, आगे देखेंगे। अभी मतलब कोविड के टाइम ऐसा इनको लग रहा है कि दुनिया खत्म हो जाएगी तो क्या पढ़ लिख के क्या करेंगे। लेकिन 10 साल बाद जब एनालिसिस करेंगे तब उनको लगेगा यार बहुत अच्छा टाइम, बहुत अच्छा मौका मैंने खो दिया लाइफ में। तो राइट सर। बस हेल्थ पे ध्यान दो और पढ़ाई करो, दो चीजें एक आपको एक और रखना है। चीज ये बोलनी थी सर कि गाइडेंस लेने में कभी भी कमी मत रखना। हाँ, पूछने में क्यों किसी से, मतलब जब आपको लोग मिल रहे हैं इतना इजिली आपको मिल रहे हैं, यहाँ पे तो कोई गाइडेंस बताने वाला नहीं है, बता मतलब कोई भी गाइड करने, हम तो हर संडे इनको किसी ना किसी से मिला ही रहे ना। कि हर संडे उनको एक मतलब होता है कि एक गोल ही देना मोटिवेशन का। तो हम उसको इसलिए देखिए, अभी लास्ट संडे भी रखा मैंने प्रोग्राम, इस संडे भी रखा, तुम लोगों के टाइम में भी रखता ही था मैं। हर के सीनियर से मिलो, और खासकर उनसे मिलो जो तुम्हारे बीच से गए हैं। तो ये लोग भी अच्छा कर सकते हैं, बस लग के करें। ठीक है बच्चों, चलिए गुड नाइट। और गुड नाइट फुल एवरीवन। मोटिवेट रहिए, और जैसा सचिन ने बताया उस बारीकी पे ध्यान रखिए। और मतलब अपने आप को कम मत समझिए किसी से, मतलब आप ही कर पाएंगे। जैसे ये लोग भी पहले आए थे तो क्या मुझे थोड़ी मालूम था सचिन इतना रैंक लाएगा, लेकिन लगे रहा, मेहनत किया, ईमानदारी दिखाया,
और ये रात में 10-10 बजे भी मेरे पास मिलने आया है, पूछो आप इससे। क्यों सचिन? आते थे नहीं आते थे रात में 10 बजे मिलने के लिए? आफ्टर क्लास आ जाते थे, बैठे रहते थे, 9 बजे आ जाते थे। मस्ती की बातें चलती रहती थी। हाँ, मतलब उस टाइम लोग कोई पढ़ाई की बात नहीं करते थे कि कोई नहीं पढ़ाई की करते। ज़्यादा बात करे, बस ऐसे मिलने आ जाते थे। ठीक है? मतलब इधर-उधर का हाल-चाल क्या चल रहा है, कैसे कर रहे हो, बस इतना ही था। इसी में मोटिवेट हो जाते थे, फिर जाके लग जाते थे, पढ़ाई करने लगते थे। फिर इनको भी लगता था हमारे टीचर्स को उम्मीद है, मम्मी-पापा को उम्मीद है और जो 11-12 में गलतियाँ कर दिया, वो गलती दोबारा नहीं करना है। क्योंकि लास्ट ही है ना, लास्ट चांस है भाई। इसके बाद तो आप सीधा फील्ड में आ जाओगे ना, इसके बाद तो पढ़ने का कोई मौका ही नहीं। तो और लास्ट में ही आपको क्या करना है, टॉप गियर लगाना है, लगाइए और लाइफ को आगे बढ़ाइए। ठीक है बच्चों? चलिए मिलते रहेंगे हम लोग। नेक्स्ट संडे हम फिर किसी और के साथ मिलेंगे आपको, और सचिन तो प्रॉपर गाइडेंस आपको देने ही वाले हैं और मैं इनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने वाला हूँ आज। ठीक है? चलो बाय बाय, गुड नाइट। गुड चलो नाइट सचिन एवरीवन। मिलते हैं फिर से गुड नाइट। आगे। गुड नाइट सर। बाय बाय, गुड नाइट।